नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ 2025 भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा 27 अप्रैल को होनी है, उसके लिए हम यहाँ पर पंचायती राज को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो इस वीडियो में टॉपिक लिया गया है वो इकाई 3 है आपकी, जो कि 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इस इकाई से 10 अंकों के होंगे और जो इकाई है वो है पंचायतों की वित्तीय स्रोत और कार्य योजना। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको 10 प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना में सबसे पहले जो है, इसके अंतर्गत भी सब टॉपिक क्या है, पंचायत स्तर पर संगृहीत किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत। यहाँ पर पहला सब टॉपिक है। इसी के अंतर्गत इसी वीडियो में आपको दूसरा सब टॉपिक राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप आपको बताए जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पंचायत स्तर पर संगृहीत किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत। तो आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। इस अधिनियम 1947 में अध्याय 5 है। इस टॉपिक के लिए आपको इस अध्याय 5 को पूरा कवर करना है। अध्याय 5 में क्या लिखा गया है? अध्याय 5 में लिखा गया है भूमि का अर्जन, भूमि को एक्वायर करना, ग्राम निधि के बारे में और संपत्ति के बारे में। यह अध्याय 5 धारा 32 से 41 तक चलता है। कुल मिलाकर 10 धाराएं हैं। धारा 32 सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। धारा 32 में क्या है? ग्राम निधि के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम निधि होगी। इस ग्राम निधि में जो भी पंचायत को जो रुपए प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है, वो इस ग्राम निधि के अंतर्गत होगा। लेकिन इस ग्राम निधि में यह चीज़ें हटा दी जाएंगी, इन चीज़ों को हटा दिया जाएगा। क्या? निम्न को घटाकर। किसको? उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत जो रकम ग्राम कोष में जमा होती है उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति को प्रतिवर्ष जो रकम प्राप्त होती है उसको भी घटा दिया जाएगा। अब भूमि प्रबंधक समिति जो है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से मतभेद होने पर मामला प्रधान के पास जाता है और प्रधान निर्धारित अधिकारी को भेजेगा और इस अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। अर्थात क्या है, जो भूमि प्रबंधक समिति है, इसको जो प्रतिवर्ष रकम दी जाती है, इस रकम को जो रकम मिलती है, यह रकम में अगर क्या है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर मतभेद होता है तो मामला प्रधान इसको निर्धारित अधिकारी को भेजता है और उसी अधिकारी का निर्णय मान्य होता है। वो अधिकारी जो कहता है उसी रूप में रकम का आवंटन किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्राम निधि में जमा कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ग्राम निधि में कौन कौन सी चीज़ें जमा होती हैं? अधिनियम के अधीन लगाए गए कर, जो संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, उस अधिनियम के अधीन लगाए गए जितने भी कर हैं वो ग्राम निधि में जमा होंगे। राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त धनराशियाँ, राज्य सरकार जितने भी पैसे देते हैं पंचायत को, वो समस्त ग्राम निधि में सम्मिलित होंगी। ग्राम पंचायत एक्ट जो है, विलेज पंचायत एक्ट के अधीन जो पहले का जमा अवशेष है, जो पहले पूर्ववर्ती वर्षों का है, तो वो इसमें शामिल होगा। न्यायालय या किसी कानून ने ग्राम निधि में जमा करने की आज्ञा दी हो जिन पैसों को, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। धारा 104 में क्या है? अपराधों के अभिसंधान का अधिकार। ये धारा 104 में इसी पंचायती राज एक्ट में, तो उसमें जो धनराशि मिलेगी तो वो भी इसमें शामिल होगी। ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा संग्रहित धूल, गंदगी, गोबर, कूड़ा करकट, पशुओं के सबकी बिक्री से प्राप्त धन। तो ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा धूल, गंदगी, गोबर, कूड़ा करकट, पशुओं की इन सबको जो बेचा जाएगा तो उससे जो प्राप्त धन होगा वो ग्राम निधि में सम्मिलित किया जाएगा। नजूल की संपत्ति व लगान को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो राज्य सरकार ग्राम निधि हेतु आदेश दे, तो राज्य सरकार ही आदेश देती है। जिला पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंशदान जो किया जाएगा वो भी इसमें सम्मिलित हुआ ग्राम निधि में। ऋण अथवा दान के रूप में दी गई धनराशियाँ भी ग्राम निधि के अंतर्गत आएंगी। राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा अभ्यर्थित धनराशियाँ, जो राज्य सरकार द्वारा आज्ञा दी जाए कि आप इसको लगा सकते हैं, तो ये है यहाँ पर। और क्या है? धारा 25 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति, किसी निगम, राज्य सरकार से प्राप्त
राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशियाँ, तो राज्य क्या देता है संचित निधि से सहायता अनुदान पंचायतों को, तो वो भी समस्त धनराशियाँ ग्राम निधि के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद ग्राम पंचायत पर आरोपित या उसके द्वारा स्वीकृति न्यास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी इसी धारा में बात की गई है कि ग्राम पंचायत पर आरोपित लगाया गया उसके द्वारा स्वीकृत जो ट्रस्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राम निधि से धन का समस्त आहरण व वितरण, ये महत्वपूर्ण है कि ग्राम निधि से धन का जो आहरण है, विदड्रॉल है, निकाला जाता है और वितरण किया जाता है, तो ग्राम निधि से जितने धन है समस्त धन का आहरण और वितरण कौन करे, उसका निकालना और वितरण कौन करता है, प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, इसको निकाला जाता है ग्राम निधि से पैसा। आगे अब दूसरा, पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना में अगर हम बात करें, जो दूसरा सब टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो धारा 32 का में है क्या वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग नहीं। केंद्रीय वित्त आयोग तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, वो अलग बात है। ये राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस ग्राम पंचायत अधिनियम में धारा जो 32 का है उसके तहत वित्त आयोग की बात की गई है। अगर हम बात करें 243I अनुच्छेद आपको पढ़ा होगा, आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम विस्तार पूर्वक समझाया गया है, वहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 243I भी बताया है। 243I में क्या है, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो वो 243I की बात है। तो वो वहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की गई थी 1992 की, लेकिन यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे हैं 1947 की। तो उसमें धारा 32 का है वित्त आयोग से संबंधित। तो अब वित्त आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें वित्त आयोग के बारे में कहा गया कि राज्यपाल 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर ही राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन। हर राज्य में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन 1 वर्ष के भीतर करेगा 73वें संविधान संशोधन प्रारंभ होने से। कब प्रारंभ हुआ था आपको पता होगा, 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कब से मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको वीडियो में बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है UPSSC BPO 2025, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो को। आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा बहुत ही छोटे टाइम में। चलिए, तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो 73वें संविधान संशोधन प्रारंभ होने से 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा और तत्पश्चात उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष पर गठन करेगा। हर 5वें वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब जो राज्य वित्त आयोग है यह क्या काम करेगा, तो यह बहुत सारी सिफारिशें देगा। किसको, राज्यपाल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य द्वारा उद्गृहित उगाए गए करों, टैक्स, शुल्क, पथकरों व फीसों के शुद्ध आगम का, तो राज्य सरकार द्वारा जो उगाए गए कर होते हैं, कलेक्ट किए गए कर होते हैं, फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण का काम कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। और तीनों स्तर पर पंचायत है, अर्थात ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बीच ऐसे आगम जो है रुपए हैं उनके अपने अपने अंशों का आवंटन करना। तो ये किसका काम है, राज्य वित्त आयोग का। तो राज्य वित्त आयोग इस संदर्भ में सिफारिशें देगा राज्यपाल को। ऐसे कर, शुल्क या पथकर या फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समुपदेशित या विनियोजित किए जा सकेंगे, ऐसे टैक्स जो पंचायतों को सौंपे जाएं कि आप इनको लगाएं, तो वो भी इसकी सिफारिश कौन देगा, राज्य वित्त आयोग। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के रूप में रुपए देना, तो वो भी किसका काम है, सिफारिशें करना राज्य वित्त आयोग का काम है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय बताना, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार हो, राज्य वित्त आयोग का काम है राज्यपाल को बताना। कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को सौंपा जाए वो भी काम करेगा कौन, राज्य वित्त आयोग, जो कि जिससे कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 1 अध्यक्ष होता है, इसकी संरचना है, और 2 सदस्य होते हैं। आप उसको ध्यान रखेंगे, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को लागू करेगा वित्त आयोग। और अगर इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। त्यागपत्र की स्वीकृति किए जाने तक अपने पद पर बना रहेगा अध्यक्ष सदस्य, जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा।
अध्यक्ष या सदस्य की आकस्मिक रिक्ति के बाद भरा पद शेष अवधि के लिए काम करेगा। मतलब अगर अध्यक्ष सदस्य की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है किसी भी कारण से, खाली हो जाता है पद, तो जो पद भरा जाएगा वो शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगा, जब तक वो वित्त आयोग का गठन जिस अवधि के लिए किया गया उस अवधि के लिए वो काम करेगा व्यक्ति। आगे देखते हैं वित्त आयोग की शक्तियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी अधिकारी या प्राधिकारी से अभिलेख मांगना, रिकॉर्ड मांग सकता है वित्त आयोग। किसी अधिकारी या प्राधिकारी से अभिलेख मांगना, साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु किसी व्यक्ति को बुला सकता है। तो ये शक्तियाँ हैं। राज्यपाल प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अर्थात राज्यपाल को सिफारिशें कौन देगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में? तो कौन देगा? राज्य वित्त आयोग। जो सिफारिशें दी जाएंगी राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल उन सिफारिशों को किसके समक्ष रखवाएगा? राज्य विधानमंडल के, विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखवाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप। आगे चलें। धारा 33 आप देख सकते हैं। धारा 33 में भूमि अर्जित करने का अधिकार। ग्राम पंचायत कोई भूमि अर्जित कर सकती है, वो धारा 33 में है। ग्राम पंचायत या पंचायतें, बहुत सारी पंचायतें मिलकर धारा 20 या 30 के अधीन एक में सम्मिलित जो गांव हैं, ग्राम पंचायतें एक में सम्मिलित हैं धारा 20 या 30 के अधीन। अब धारा 20 या 30 क्या है, तो उसमें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि धारा 20 में है कि अगर कई गांव मिलकर एक स्कूल बनाना चाहें, कुछ निर्माण कार्य कराना चाहें, तो वो धारा 20 के अंतर्गत बात है। तो ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित करने का अधिकार रखती हैं धारा 33 के अंतर्गत। अगर आपसी बातचीत के माध्यम से अर्जित कर सकती हैं, जैसे दो पंचायतें हैं, वो किसी ज़मीन को एक्वायर करना चाहती हैं, तो वो आपसी बातचीत के माध्यम से अर्जित कर सकती हैं। लेकिन अगर उनमें विवाद होता है, तो अगर उनको भूमि अर्जित करना है तो कलेक्टर को उनको प्रार्थना पत्र देना होगा, कलेक्टर फिर उसको निपटाएगा। धारा 34 में क्या है? ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति कि ग्राम पंचायत में कौन कौन सी संपत्ति निहित होती है। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब ग्राम पंचायत में निहित होती है। ग्राम पंचायत ही सार्वजनिक संपत्ति के संदर्भ में निर्देश, प्रबंधन और नियंत्रण रखता है। समस्त बाजार और मेला जो कि सार्वजनिक भूमि पर लगाए जाते हैं, बाजार और मेला, उनका प्रबंधन और विनियमन, मैनेजमेंट कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है? पंचायत करती है। और इसका जो पैसा आता है वो पंचायत निधि में जाता है। आपने पढ़ा होगा पंचायत निधि जब पढ़ा रहे थे आपको। धारा 35 में क्या है? दावों का निस्तारण। धारा 34 में विवाद अगर होता है भूमि, धारा 34 आपने अभी देखी है, क्या है? ग्राम पंचायत में नहीं संपत्ति, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। तो धारा 34 में विवाद अगर होता है, तो पंचायत और व्यक्ति के बीच अगर विवाद होता है तो उसका निस्तारण कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत ही बताएगी कि यह व्यक्ति की संपत्ति है या सार्वजनिक संपत्ति है, पंचायत की संपत्ति है। धारा 36 में उधार लेने की शक्ति दी गई है। पंचायत उधार भी ले सकती हैं। ग्राम पंचायत राज्य सरकार से या नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से क्या ले सकती है? उधार, बशर्ते सरकार के द्वारा या प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति दी गई हो। कहाँ से लोन ले सकती है ग्राम पंचायतें? वित्तीय निगम से, अनुसूचित बैंकों से, यूपी कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक से, जिला सहकारी बैंक से, अन्य दूसरी ग्राम पंचायत से भी लोन ले सकती है, उधार ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा 36 हुआ। धारा 37 में क्या है? करों व शुल्कों का आरोपण, जो टैक्स हैं उनको लगाया जाना। यूपी जमींदार विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जो अनुसार बाबर जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956। तो इसके तहत क्या है? जो करों का आरोपण होगा वो इस तरह से होगा। भूमि पर भू राजस्व लिया जाएगा 50 पैसे से 1 रुपये के बीच, है ना। कर कौन देगा? जो कृषि करने वाला व्यक्ति है उससे टैक्स लिया जाएगा, और काश्तकार अगर कोई है तो उससे 25 पैसे से 1 रुपये के बीच टैक्स लिया जाएगा। आगे देखें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? करों व शुल्कों का आरोपण, किस किस चीज़ पर टैक्स लगाया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा या मनोरंजन के कोई स्थल, उन पर भी टैक्स ग्राम पंचायत लगाएगी, जो कि 5 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा इन पर टैक्स, प्रेक्षागृह, सिनेमा और मनोरंजन। इसके बाद यंत्र चालित वाहनों से भिन्न पर टैक्स, जो यंत्र चालित वाहन है, जो मैकेनिकल व्हीकल्स हैं, उनके अलावा जो है उन पर भी टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं। जैसे पशुओं पर 3 रुपये प्रति पशु वार्षिक, एक पशु पर 3 रुपये वार्षिक लगा सकती है। वाहनों पर प्रति वाहन 6 रुपये प्रति वार्षिक। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बाजारों, हाटों, मेलों में बिक्री हेतु सामान अगर कोई प्रदर्शित करता है तो उस पर भी टैक्स लगा सकती है। उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है ग्राम पंचायत, जो ऐसे बाजारों या भूमि पर बेचे गए हों जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हों। बधशालाओं और पड़ाव की भूमि प्रयोग के लिए भी टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत।
आगे देखें, कराधान के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, पंचायतों के टैक्सेशन के बारे में। सेकंड, प्रशासनिक प्रणाली सुधार आयोग ने, जो कि 2005 से 9 आया था, उसने विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, रिफॉर्मेशन कमीशन, इसके द्वारा बताया गया था। चलिए आगे देखें, जल शुल्क, जल पर भी टैक्स। जल शुल्क जो आपको, जो ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के द्वारा जो लोगों को पानी पहुंचाया जाता है उस पर टैक्स। निजी शौचालय, नालियों की सफाई पर टैक्स, सड़कों की सफाई, उन पर रोशनी स्वच्छता हेतु कर। देख सकते हैं, छोटी सिंचाई परियोजना पर भी ग्राम पंचायत टैक्स लगाती है। अन्य कर, जो अनुच्छेद 277 के अधीन राज्य में आरोपित करने का अधिकार विधानमंडल को है, तो विधानमंडल उनको ग्राम पंचायत को सौंप सकती है। धारा 37 का, कर, उपशुल्क अथवा शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अपील। तो कोई व्यक्ति टैक्स जो उपशुल्क है, शुल्क है, उसके लगाए जाने के विरुद्ध अपील कर सकता है। धारा 37 में बात की गई, विहित प्राधिकारी जो नियत प्राधिकारी है उसको अपील कर सकता है उसके ग्राम पंचायत के विरुद्ध। धारा 37 खा में क्या है, कर और आदेय मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। ठीक है, तो जो कर और आदेय हैं वो किस रूप में वसूल किए जाएंगे, मालगुजारी के रूप में। ग्राम पंचायत कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करे। तो ग्राम पंचायत कर निर्धारण जिस तारीख को करती है उसके 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करे, और अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो विहित प्राधिकारी इसको निर्धारित करे। इसके बाद धारा 37 ग में क्या है, कर, उपशुल्क तथा शुल्क की छूट। तो इसमें टैक्स में छूट, तो राज्य सरकार पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है व्यक्तियों को, ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति हैं। यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1954 से पहले भी और बाद की अवधि के लिए भी छूट दे सकती है। अधिकार और छूट देने का अधिकार जो प्रयोग करता है विहित प्राधिकारी। ग्राम पंचायत संकल्प द्वारा भी छूट कर सकती है टैक्सों में। छूट को करदाता की धनराशि वापस करना, छूट दी जाएगी तो उसके पहले जो व्यक्ति से टैक्स लिए गए हैं, जिस पर छूट दी गई, वो वापस किए जाएंगी धनराशि। धारा 38, आदियों की वसूली तथा निधि और लेखों की अभिरक्षा। तो जो निधि है, ग्राम निधि और लेखों की अभिरक्षा कौन करेगा, ग्राम पंचायत उसका प्रबंध करेगी। धारा 38 में। धारा 39 में क्या है, न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारत होंगे। तो जरूरी नहीं है, न्याय पंचायतें खत्म हो चुकी हैं, तो न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारत होंगे। धारा 40 में लेखा परीक्षा की बात है, प्रत्येक वर्ष पंचायतों का लेखा परीक्षा किया जाएगा। धारा 41 में क्या है, ग्राम पंचायत का बजट के बारे में। धारा 41 में वित्तीय वर्ष हेतु, हर साल वित्तीय वर्ष आप सुनते होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट तैयार किया जाएगा, जिस बजट को पारित किया जाएगा पंचायत के द्वारा। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पंचायत का बजट पारित होगा। ऐसी बैठक हेतु और पंचायत के बजट को पारित करने के लिए जो बैठक होगी उसकी गणपूर्ति कितनी होगी, सदस्यों की कुल संख्या की आधे की अधिक से होगी। तो आधे की अधिक से होगी, जितने भी सदस्य होते हैं उसकी आधे से अधिक से होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया है, जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत आप देख सकते हैं और कार्य योजना यहाँ पर था। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना, जिसमें पंचायत स्तर पर संग्रहित की जाने वाले कर, उपकर, शुल्क, ठीक है, और अन्य आय के अन्य स्रोत। और हमने देखा यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप। इसके अगले वीडियो में हम जल्द ही आपको मिलेंगे केंद्रीय वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 में है, उसको लेकर, और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्र वित्त आयोग की भूमिका, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर आपके सामने जल्दी होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।